हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन कर रहे हैं, जो आज इंडियन पॉलिटी का पार्ट 23 है। और इससे पहले हम लोग 22 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो आप एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आपका पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो। और इसमें केवल पूर्वावलोकन का पॉइंटर ही नहीं देखा जा रहा है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट या जो स्टूडेंट नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं पॉलिटी, उनके लिए आसानी करने के लिए इसमें पूरा सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तथा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी एग्जाम में, पीसीएस से लेकर आईएएस के एग्जाम में, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। और इस बार 100% एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आप पीसीएस में पक्का देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट जो मोदी सरकार के 2024 के बाद, 2014 के बाद, यानी 2014 से लेकर 2025 तक, अब तक 6 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। 6 अमेंडमेंट जो है इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये जो लेक्चर है 23 इंडियन पॉलिटी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे 22 दिसंबर को प्री का एग्ज़ाम होने में। तो मैं यही कहूँगा कि इसको एक बार आप अवश्य देखें, ताकि जितने भी पीछे के अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे सब इसमें कवर किया, और बेसिक भी बताया जाएगा कैसे इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये आज का नया कहानी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सोचिए, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तुरंत उसमें अमेंडमेंट होता है, ऐसा क्यों हो गया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा हम सबसे पहले तो ये जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है कैसे। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कहाँ पर इसका पार्ट है, या कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर इंसर्ट किया गया है इसको। कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, तो कहाँ पर लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम यहीं पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ठीक, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ठीक ना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 20 में है। कहाँ पर है? पार्ट 20 में। पार्ट 20 में एक आर्टिकल है 368। यही आर्टिकल पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को पावर क्या आता है कि आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ठीक, यानी उसमें परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं करना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती से आता है, केशवानंद भारती के केस के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डिफिनीशन नहीं दिया। वो बोला कि टाइम टाइम हम इसको बताते रहेंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमारा पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव विंग है गवर्नमेंट की, वो 368 आर्टिकल का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपका इतना है। अब 368 में जो है, इसमें कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इस डायग्राम को आप दिमाग में अगर बैठा लें तो आपको 368 से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 368 में ये बोला गया है कि कोई भी, सबसे पहले तो आप जानते हैं अमेंडमेंट करने के लिए क्या होता है कि बिल लाया जाता है। क्या? बिल आता है। ठीक, अभी देखिए अमेंडमेंट हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो आप उसको न्यूज़पेपर में ट्रैक करेंगे तो आपको मिलेगा। बिल लाया जाएगा। बिल कहाँ लाया जाएगा? पार्लियामेंट में। ठीक, अब पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस में बिल लाया जा सकता है। ठीक, तो किसी हाउस में बिल को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। पहला ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि 368 के तहत किसी भी हाउस में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको दोनों हाउस से क्या होना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा। और वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि 2/3 मेंबर जो होंगे प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। ठीक, और ईच हाउस में 1/2 यानी आधा मेंबर जो है वोटिंग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो बिल होगी, तो कुछ बिल ऐसी होती है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को
निर्भर नहीं होती, डिपेंड नहीं होती, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं रहता है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन आया है, वन नेशन वन इलेक्शन है, ठीक। तो ये जो बिल है ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि रीजनल पार्टियों से इफेक्ट करती है, रीजनल पार्टियों को इफेक्ट करेगी। लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना, उस उसका इलेक्शन एक साथ होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर का होगा तो हमको स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन क्या होगा, रेटिफिकेशन बोला जाता है, तो स्टेट को भेजा जाएगा, ठीक। अगर फेडरल स्ट्रक्चर का बिल है तो वो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का फेडरल स्ट्रक्चर का बिल है, तो ये स्टेट को भेजा जाएगा, और स्टेट क्या करेगा कि जितने स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट का आधा यानी 15 स्टेट जो हैं इसको रेटिफाई करेंगे, एग्री कर जाएंगे। तो 15 स्टेट यानी 1/2 स्टेट क्या एग्री कर जाएंगे, तो उसको प्रेसिडेंट के बाद भेज दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट क्या करेगा, आर्टिकल 111 3 1 आर्टिकल 3 यानी 111 का यूज करके इसको अमेंडमेंट सिग्नेचर कर देगा। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वो कंपलसरी है, उसको एसेंट करना है, उसको एसेंट करना ही करना है, उसको सिग्नेचर करना ही करना है, उसमें वो वापस नहीं भेज सकता, या तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग इसलिए नहीं होती है, इसलिए वापस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से इसको पारित किया गया। अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है तो डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको एसेंट कर देगा। जैसे आप आर्टिकल अमेंडमेंट जो है आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 104 आप देखेंगे, तो इसमें आपका डायरेक्ट प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, सेंटर से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें नहीं लिया गया। बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो ये प्रोविजन है अमेंडमेंट का। उसके बाद वो बिल अमेंड क्या होता है, एक्ट में बदल जाता है, और ये स्टेट के द्वारा नहीं इनिशिएट किया जा सकता है। इसका प्रोविजनल ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाए, ठीक। और 24th अमेंडमेंट जिसमें प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया, बाउंड फिक्स कर दिया गया कि आपको एसेंट करना ही करना है, आप इसको वापस नहीं भेज सकते। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, बस ये दिमाग में रख लीजिए, बस यही है, ठीक। और जो भी आएगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो मेन यही है। अब रही बात स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और क्या बोलते हैं कहाँ पर यूज होती है, तो उसके बारे में थोड़ा देखिए। सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, ठीक ना, ये दोनों कहाँ पे यूज, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बाहर यानी 368 आर्टिकल 368 के बाहर हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी चाहती है, ठीक। जैसे हमें सिटीजनशिप एक्ट बदलना हो, उसमें संशोधन करना हो, या कोई नया स्टेट बनाना हो आर्टिकल 2 और 3 के तहत, तो वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक। तो वहाँ पर आप क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी आती है, और वो ये लिखा भी गया है आर्टिकल 4 में, लिखा गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में होगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, ठीक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। तो यही चीज़ बोलना है कि सिंपल मेजोरिटी जो होती है वहाँ पर केवल मेंबर आते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी जैसे कि अगर 543 मेंबर हैं, ठीक ना, हमारे लोकसभा में, तो इसमें से बस सिंपल मेजोरिटी मतलब कि एक 1/2 मेंबर आएंगे, प्रेजेंट होकर वोट दे देंगे बस, यानी मतलब 272 मेंबर होना ही चाहिए आपको इसको सिंपल मेजोरिटी को पास करने के लिए, ठीक। तो इसमें न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए नंबर ऑफ जज कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट में उस पर, और सिटीजनशिप, इस सब, ठीक। इस सब में क्या होता है सिंपल मेजोरिटी। और आती है स्पेशल मेजोरिटी में, तो यहाँ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप का हाउस होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी मेंबरशिप प्रेजेंट और वोटिंग। तो 50% 272 तो मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अब वहाँ पर क्या होगा कि टोटल मेंबर का क्या होना चाहिए, 2/3 मेंबर जो है प्रेजेंट होंगे, वोट करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और जो भी वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है उसमें भी, ठीक। और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी और रेटिफाई बाई सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई करेगा स्टेट, यानी सिंपल मतलब कि 50% से ज़्यादा, बस 50%, ठीक। 50% से ज़्यादा होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से स्टेट मतलब 1/2 स्टेट क्या करेंगे, रेटिफाई कर देंगे, तो वहाँ पर रेटिफाई होने के बाद वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, ठीक। तो ये होती है आपका सिंपल मेजोरिटी कहाँ पर यूज होगी, स्पेशल मेजोरिटी कहाँ पर होगी, जैसे इलेक्शन आप प्रेसिडेंट कराना हो, डिवीजन ऑफ पावर करना हो, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक। कुछ करना था, शुरू करने से पहले एक अनाउंस करना था कि हम लोग 1 जनवरी से घटना चक्र का जी का डिस्कशन करेंगे,
और ये टारगेट रहेगा कि प्री नहीं रुकेगा। जो भी लड़के, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 का यूपीएससी या आरओ, एआरओ कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक ना? उन सब के लिए ये समझिए कि रामबाण है। एक मंथ में पूरा तैयारी की जाएगी, पूरा कंप्लीट किया जाएगा, डिटेल डिस्कशन होगा, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। तो नया अप्रोच के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र का जी का सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक? तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि 1 जनवरी को बहुत सारे स्टूडेंट आएँ, ठीक? ताकि हमको मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना? और मेहनत करने पर मेहनत करें और कोई उधर सामने वाला देखने वाला ना हो, समझने वाला ना हो, इसका लाभ लेने वाला, तो हमारा मेहनत हार जाएगा, बेकार जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा मेहनत बेकार जाए, इसलिए अभी से मैं इसको बता रहा हूँ। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए और ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो जीका है, लुसेंट से बेटर है। जो लड़के लुसेंट पढ़ते हैं, उससे ये बेटर है, बहुत बेटर है, ठीक? तो मैं यही कहूँगा, इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ, ठीक? तो आप लोग इसको जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए 1 जनवरी से इसको शुरुआत होगी, ठीक ना? तो आप लोग, मैं यही कहूँगा, इससे जुड़िए और आपको 100% गारंटी के साथ ऐसा तैयारी कराया जाएगा कि आपका प्री रुकेगा ही नहीं, गारंटी है। बाकी आप घूमते रहिए, दौड़ते रहिए, अगर आपको नहीं करना है प्री प्री क्वालीफाई हर बार तो नहीं। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा बताया जाएगा कि प्री आपका नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं। मेंस की गारंटी नहीं, लेकिन प्री तो नहीं रुकेगा। और इस पर जीका पर ही निर्भर नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट को इंक्लूड भी किया जाएगा। इसलिए कहूँगा कि आप जीका मार्केट से खरीद लीजिए और एक ब्लैंक पेपर भी ले लीजिएगा A4 साइज का, ताकि जो नया फैक्ट रहेगा उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक? और इसमें आप चिपका भी सकते हैं, ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं इनको एक बार देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में तो 100% यहीं से आएगा, या तो शुरू से आता है या तो लास्ट है, बीच में से बहुत कम आते हैं, ठीक? तो वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन नया जो है इसको देख लेते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा 100, 100, 100वां तो है नहीं इसमें, ठीक ना? 100वां इसलिए नहीं कि जो 100 अमेंडमेंट है वो हमारा बांग्लादेश से लैंड एग्रीमेंट के नाम से आता है, ठीक ना? तो वहाँ पर हुआ था बांग्लादेश वाला। और 99 जो अमेंडमेंट है वो NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक? इससे इसको स्टक डाउन कर दिया गया, ठीक? तो 99 अमेंडमेंट तो खत्म हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। HL दत्तू उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक? तो अब बात आती है 101। 101 अमेंडमेंट जो है 2016 में हुआ था, याद कर लीजिए 101 2016 में, ठीक? 2016 में क्या हो, जीएसटी किस तारीख को लाई गई थी? तो 1 जुलाई 2016, ठीक? तो आपको याद रहे यहाँ से प्रभावित हो गया था जीएसटी, ठीक? तो जीएसटी का जब भी पूछेगा तो आप 101st अमेंडमेंट कहेंगे 2016। अब उसके बाद आती है सेकेंड अमेंडमेंट 102 अमेंडमेंट जो है 2018 में किया गया। इसमें ओबीसी को स्टेटस क्या हो गया, पहले जो ओबीसी का नेशनल कमीशन जो था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो था, वो पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक आर्टिकल में डाल दिया गया, ठीक? तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, ठीक? तो आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए अमेंडमेंट किया गया था। अब जब ओबीसी का बात हो गई तो ओबीसी से बढ़िया कौन होता है, ऊपर थोड़ा सा EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो अब इसके बाद थर्ड का आ गया इकोनॉमी वीकर सेक्शन 2019 में। अब याद कैसे रहेगा, यहाँ पर 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमी वीकर सेक्शन को, तो याद कैसे रहेगा? तो आप याद इसी तरह से कर सकते हैं कि पहले जीएसटी आई, ठीक? जीएसटी पैसे की बात हुई, अब पैसे की बात आई तो भैया जो बैकवर्ड क्लास थे उनके पास तो पैसे नहीं था, तो बोला गया कि भैया अब इनको अभी देखा है तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि EWS में भी गरीब है, ठीक? पैसे की बात हो रही है, जीएसटी क्या टैक्स की बात है, टैक्स। फिर उसके बाद EWS आ गया तो 103 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में, ठीक? 104 अब ओबीसी हो गया, EWS हो गया, अब बचा क्या, शेड्यूल ट्राइब, ठीक? अब शेड्यूल ट्राइब में बोला गया कि भैया लोकसभा और राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं इनको बढ़ा दिया गया, कहाँ तक, 24 जनवरी 2030 तक बना दिया गया। और एंग्लो इंडियन जो थे उनका एक सीट था वो उसको ख़त्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का, ठीक? तो आपको एंग्लो इंडियन को ख़त्म किया गया 104 के द्वारा। और इनका SC ST का जो
लोकसभा और राज्यसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इनका सीट था उनको रिजर्व किया गया, प्रोवाइड बढ़ा दिया गया उसका डेट। ठीक, 105 कहेंगे। तो अब यहाँ पर स्टेट में जो ओबीसी हैं, स्टेट में ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट को 225 यानी यहाँ पर पावर दिया गया। पहले ये क्या झगड़ा चल रहा था, पहले तो सेंटर ले ली कि भैया इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले करेंगे, ठीक, लेकिन नहीं, इसको अमेंडमेंट करके फिर क्या किया गया कि इसको एक 105 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है। ठीक, तो यहाँ पर पावर स्टेट गवर्नमेंट को वापस दे दिया गया। तो 105 में फिर आ गया सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। फिर उसके बाद 106, तो अब सबका काम हो गया, तो बचा कौन, वुमन बची। ठीक, सबका काम हो गया तो वुमन, तो वुमन 1/3 सीट जो है लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए क्या होगा, इंक्लूड दोज रिजर्व फॉर SC ST। ठीक, तो यहाँ पर 1/3 जो है दिया गया वुमन के लिए, सीट फिक्स कर दी गई 106। अब 107 होने वाला है क्या, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक, तो आपको ये याद होना चाहिए। जो लेटेस्ट में है वुमन से है, 1/3 वुमन सीट को रिजर्व किया गया है लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव में, और स्टेट लेजिस्लेटिव कोई भी हो, ठीक है ना, सब में, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, अगर वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव है तो वहाँ पर भी इनको किया गया है। तो ये आपको 6 अमेंडमेंट याद होना चाहिए, यहीं से पूछेगा। ठीक, अब पूछ देगा यहाँ पर, यहीं पर पूछ देगा सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास किससे, तो 5 नंबर के हम चले जाएंगे किस पर, दू में, कि दू पर तो वही ओबीसी है, लेकिन यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक स्टेट गवर्नमेंट को पावर वापस दिया गया है। ठीक, तो ये याद रहे। यहाँ पर एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिया गया 4 में। ठीक, तो ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए, ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आने के बाद ये ना हो कि हाँ हम जानते ही नहीं थे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आज का जो पॉइंटर है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है, तो आर्टिकल 368 और अमेंडमेंट बाई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक, आर्टिकल 360 वाज अमेंड बाई द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक, 368 अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट बाई द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, तो इसमें से अब देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है नहीं पूछा, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर देखा जाए तो ये भी 124वां अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि प्रेसिडेंट को फिक्स कर दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई भी बिल आएगी तो उसको एसेंट करना, यानी उसको साइन करना ही करना है। ठीक ना, और उसी 159 में क्या है, 159 में आपका 159 में क्या, 159(1) में क्या है, 101 में जीएसटी। ठीक, क्या है, जीएसटी, आपको याद रहे। ठीक, तो ये अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक ना, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेना, दिखाई देगा। राइट टू एजुकेशन वाज इंक्लूड इनटू फंडामेंटल राइट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय 86 अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया था। राइट टू एजुकेशन किस में है, तो आर्टिकल 1A। ठीक, आर्टिकल 1A राइट टू एजुकेशन है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट पावर टू वीटो ए बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेस हैज बीन टेक अवे, यानी प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होती है। जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे तो उस समय सब डिस्कशन किया गया था। तो वीटो पावर का बिल वो यूज करके क्या करते हैं कि बिल को रख लेते हैं और कहते हैं कि भैया हम इस पर कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया, उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और लिख क्या गया, शैल गिव हिज एसेंट, यानी उनको सेल यहाँ पर लिखा गया, मैं भी नहीं, सेल मतलब क्या, निश्चित ही उनको एसेंट करना ही करना है। विच अमेंडमेंट से, तो 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट एक और चीज़ बताता है, गोलकनाथ केस है। गोलकनाथ केस को क्या करते हैं, उलट देते हैं। ठीक है ना, गोलकनाथ केस को इंदिरा गांधी उलट देती हैं 24th अमेंडमेंट से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, which bill must be passed by the each house of Indian
पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं कर रहा, सेपरेटली यानी अलग अलग पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसके अंदर, आर्टिकल 368 कौन सा पार्ट में आता है, तो 20वां पार्ट में। नेक्स्ट, which article of constitution of India lay down the procedure for the amendment of constitution? the amendment constitution करने के लिए कौन सा आर्टिकल है जो उसमें उसके प्रावधान को बताया गया है, तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 पीस। Which of the following constitution amendment was first constitution amendment was ratified by the state legislature according to a रिक्वायर ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेजिस्लेटिव से एक उनको क्या बोला गया, रेटिफाई करने के लिए जरूरी हो गया। तो कौन सा अमेंडमेंट, अब यहाँ पर सोचिए स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि कोई ऐसा मैटर होगा जो फेडरल होगा, फेडरल मैटर था। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954, ठीक, 1954 जवाहरलाल नेहरू का टाइम था, ठीक ना। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का अगर इनिशिएट करना है तो किसी भी हाउस में किया जा सकता है, वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, स्टेट में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, ए बिल की बात करें, फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक बिल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए आती है, कैन बी प्रेजेंट, यानी कहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये किसी भी हाउस में, आइदर हाउस किसी भी हाउस में हो सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यही बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस मनी बिल ऐसा है जिसको इनिशिएट लोकसभा में किया जाता है, ठीक ना। वो सब पुराना सब पढ़ा जा चुका है, ये सब लास्ट चल रहा है, खत्म है जो पॉलिटी अब। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक रिक्वायर द कंसेंट ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी आप आधा मतलब कि 15 स्टेट का यहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, फेडरल प्रोविजन का होना चाहिए, ठीक ना। फेडरल यानी उसमें क्या जो बिल होगा उसका बेस क्या होगा, फेडरल। जब फेडरल होगा तो वहाँ पर स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक ना। विच आर मैटर ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विथ द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नॉट लेस देन वन ऑफ द स्टेट। तो अब यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, एनी लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में कौन सा लिस्ट है, 3 लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये तीनों लिस्ट में कोई चेंज होता है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, ठीक। नेक्स्ट, जैसे जीएसटी आई थी ना, तो जीएसटी भी फेडरल स्ट्रक्चर थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 टू मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन, प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, करेक्ट। दो मेथड कौन कौन बोला गया है, पहला डायरेक्ट, एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर वाला, ठीक। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो वो एक कहानी बताया कि कैसे होगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बिल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट। अब खुद सोचिए 1951 में पहला बिल आ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, पहले ही अमेंडमेंट कर दिया गया था, ये कहानी बहुत ही रोचक है। अब खुद सोचिए कि 26, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं तो समझ में आएगा आसानी से, ठीक ना। 26 जनवरी 1949, ठीक ना, 1949 नहीं 1950, ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इन्फोर्स हो गया पूरा टोटली। आज 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया,
यहाँ पर इन्फोर्स अडॉप्ट किया गया, ठीक ना। हालांकि कुछ पार्ट पोर्शन नहीं इन्फोर्स किया गया, लेकिन इसको पूरा टोटली। अब खुद सोचिए कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन के तैयार हुआ और 51 में तुरंत मुद्दा गर्म हो गया कि भैया अमेंडमेंट करना पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब यहाँ पर रीजन क्या था, अब उसी टाइप का भी रिफॉर्म भी होगा। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो जो लेबर वर्ग थे, जो वीकर सेक्शन थे, जो फार्मर थे, ठीक, यानी जो नीचे ग्राउंड के थे, उनका इसमें बात ही नहीं हुआ। तो आज जितने लेबर वर्ग हो, चाहे वीकर सेक्शन हो, चाहे फार्मर हो, सब किससे जुड़े हैं? किसानी से, फार्मिंग से, ठीक। फार्मिंग किससे जुड़ी है? लैंड से, ठीक। लैंड किसके पास था? तो आपको मालूम है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि अंग्रेजों ने 3 सेटलमेंट लेके आए थे, पर ठीक ना, परमानेंट जमींदारी जमींदारी पर सिस्टम लेके आए थे, रैयतवाड़ी लेके आए थे और महलवाड़ी। अब इस सब में क्या हुआ कि जो वास्तव में लैंड लॉर्ड थे, मतलब जो ज़मीन के मालिक थे, वो क्या बन गए? उस पर टीलर बन गए, ठीक, मतलब कि वो लेबर बन गए। और ये सब किसके हाथ में चला गया? जमींदारों के हाथ में चला गया, ठीक ना। तो जमींदारों के हाथ में चला गया और जो वास्तविक मालिक थे वो मजदूर बन गए। तो अब उसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, लेकिन जब यही प्रॉब्लम जब देश आज़ादी के बाद उठी और जवाहरलाल नेहरू के सामने गई, तो जवाहरलाल नेहरू कहे कि ठीक है भैया, अब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि लोगों को प्रॉपर उनका वापस मिले। नहीं तो फिर क्या होगा, लोगों को अगर प्रॉपर लैंड नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, कैसे उन जस्टिफाई होगा, उनको तो आज़ादी ही मिलना बेकार होगी। तो इसीलिए पहला अमेंडमेंट देखेंगे तो उसी से पहला दूसरा तीसरा देखेंगे, झगड़ा चलेगा लैंड का, ठीक। और इसी लैंड को एग्रीमेंट, जब ये लैंड आया तो इसको कोई टच न कर पाया, इसलिए 9th शेड्यूल का भी जन्म हुआ। नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं कि केवल शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो 8 शेड्यूल थे, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, इस समय 12 शेड्यूल आ गए। इसमें से 9th शेड्यूल तो तुरंत पहले अमेंडमेंट में आ गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 90 92 में 2 शेड्यूल जोड़ा गया। कौन कौन? 11 और 12, जो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक। अब उसी तरह से 10वां शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक ना। कब? जवाहर वो थे, कौन थे? राजीव गांधी थे, 1985 में, एंटी डिफेक्शन बिल एक्ट से, ठीक। तो ये आपका ऐसे कहानी चलती है। इस समय टोटल कितने हैं शेड्यूल? 12 शेड्यूल, ठीक। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे क्लास में कराया चुका है, उसको आप अटेंड करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ पर पाते हैं तो वही आगे कहानी तो क्या है, तो 1951 फर्स्ट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास इन 1951 वाज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एग्रियन रिफॉर्म इन सर्टन स्टेट। सोच रहे हैं, यानी एग्रियन, यानी यहाँ पर बोला गया एग्रियन मतलब किसानों से रिलेटेड जो है, उनको बोला गया कि भैया आप क्या करें, सबको वापस लैंड लैंड जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोग कर नहीं रहे थे, तो कुछ स्टेट में उसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऐड किया गया 9th शेड्यूल, कि भैया सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट थी तैयारी नहीं होती थी, ठीक ना, वहाँ के लोग, तो इसलिए करा गया ताकि कोर्ट भी उसको बाद में माना और उस पर झगड़ा चलते रहा, ठीक। झगड़ा बहुत लंबा चला और अंत में यहाँ तक झगड़ा आ गया आर्टिकल आर्टिकल 13, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 368 और एक आर्टिकल है 90 का एफ। ये 4 को आपको मिलेगा झगड़ा, और एक और झगड़ा मिलेगा 39 बी और 39 सी, जो इसको रिसॉल्व करती है। यानी यहाँ पर सोचिए डीपीएसपी जो है, आप जब पढ़ते हैं डीपीएसपी फंडामेंटल पर भारी हो जाती है, फंडामेंटल राइट पर, ठीक। तो इससे मिलेगा, आगे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक। 9th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। देखिए कहानी बता दिया आपको, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं हो रहा है तो ध्यान से देखिए समझिए। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वा डील विथ, अब यहाँ पे देखिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, 93rd फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14, 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। कहाँ पर जोड़ा गया ये, तो आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 21A, ठीक ना। ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए।
Next, right to education introduced through the 86th Amendment come into force in 2010, by which constitutional amendment OBC have been given 27 percentage reservation in the administration admission to educational institute. 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यहाँ पर मिला था क्या, ओबीसी को रिजर्वेशन एडमिशन के लिए, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या चेंज हुआ था, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 16 में चेंज करके इसको डाला गया था। इसी को कहता है मंडल कमीशन। ठीक, तब वही कहानी शुरू हुई थी मंडल कमंडल की। नेक्स्ट, अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, तो 1911 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था। तो क्या 69 किससे रिलेटेड है, आपको मालूम चाहिए, दिल्ली से। दिल्ली नेशनल कैपिटल स्टेटस दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी का स्टेटस दिया गया। 69 जब भी अमेंडमेंट आए तो आपको धड़ाक से समझना चाहिए कि ये क्या है, दिल्ली से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 75 अमेंडमेंट 94 में हुआ है, किससे, तो ये स्टेबलाइज द स्टेट लेवल, स्टेबलाइज द सेंटर स्टेट लेवल, ठीक ना। अब स्टेट लेवल क्या है, इसमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिया है। अच्छा, रेंट ट्रिब्यूनल की बात की, स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक ना, ये पूरा है, भूल गए कि ये पूरा है, ठीक ना। यही ध्यान देना पड़ेगा परीक्षा में, नहीं तो गलती हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 80 जो हुआ था 2000 में, किससे, एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंशियल कमीशन। तो फाइनेंशियल कमीशन का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 83rd हुआ था 2000 में, किस लिए, 2000 में हुआ था। ठीक, 83rd, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन द पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज स्टेट इनहेबिटेड फुल्ली बाय द शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट है उनको पंचायती राज, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल है। ठीक, नेक्स्ट, राइट, यहाँ पर भी वही कहानी है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 91C, यानी 19 आर्टिकल सब क्लास 1 का सब क्लास 3rd सी में क्या है, 97 अमेंडमेंट 2011 में। प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसी, 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 1999 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014। मोदी सरकार आए पहले ही क्या इसी पर टूट पड़े, किस पर, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के ऑटोनोमस पर। लिमिटेशन ऑफ साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया, जिसमें काउंसिल मिनिस्टर का लिमिटेशन पर बात की गई थी। नेक्स्ट, which constitutional amendment act dealing with National Judiciary Appointment Commission was declared unconstitutional by the Constitution Bench of Supreme Court, 99 Constitutional Amendment, by which amendment of Indian Constitution the term cooperative society was added in Article 90 Clause 1 Subclause C, 97th Amendment Act 2011, by which one कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट हैज बैन फ्लोर क्रॉसिंग बाई मेंबर इलेक्टेड ऑन द पार्टी टिकट टू लेजिस्लेचर। एंटी डिफेक्शन की बात हो रही है, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। Next, which amendment was evil of defection from the political party in India? 52 अमेंडमेंट, ठीक ना। कब हुआ था, राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री थे, 1985 में हुआ था। यहाँ पर 10 शेड्यूल भी ऐड किया गया। नेक्स्ट, द authoritative text of Indian Constitution in Hindi was authorized to publish by which of Constitution Amendment 58 Amendment 1987, 58 Amendment 1987,
Which constitutional amendment act reduced the voting age from 21 to 18 ईयर? कौन सा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो कि 21 से 18 साल कर दिया गया था? यह भी राजीव गांधी के टाइम हुआ था। ठीक है ना। 79th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, basic structure theory of Constitution of India implies that certain features of the Constitution are so essential to it that they can be not abrogate। मतलब कि कुछ इसेंशियल जो फीचर हैं, पार्ट हैं, जो कि जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। द केशवानंद भारती केस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे केशवानंद भारती अपना केस हार गए थे, लेकिन सबसे बड़ा रिफॉर्म दे के गए। ठीक, देश के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म दे के गए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनाउंशिएट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973। ये वो टाइम है जब सचिन तेंदुलकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, उसी टाइम को 24 अप्रैल। ठीक, और इसी टाइम को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करने के लिए किसके पास पावर है? तो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो पावर है गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट लिमिट कर देता है। ठीक, गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, अब इसी केस को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो लिमिट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उलट देती हैं कहानी को फिर से। 24th अमेंडमेंट आप देखेंगे तो यही है। which is unmatched in the context of the constitutional amendment process. Qualification of president, condition of office of president, tenure of president. Constitutional amendment अनमैच है। ठीक है ना, ऐसा नहीं। Which of following constitutional amendment act term mini constitution? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इमरजेंसी के टाइम आया था 1976 में, उसको बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उस समय बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। 24th अमेंडमेंट हुए, 25 हुए, 26 हुए, 27 हुए। ठीक ना, अब देखेंगे तो बहुत सारे लगातार इतने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए कि सब पगला गए। विच बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट्स were transferred from the state list to concurrent list। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक ना, 1976 में क्या हो कि फॉरेस्ट को जो है ट्रांसफर कर गया स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। गिवेन बिलो टू स्टार्ट में दिया है, असोसिएशन दिया गया, रीजन दिया गया। ठीक, इंडिया इज सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट वाज सब्स्टिट्यूट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ऑफ सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को क्या हुआ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किससे? सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। ठीक, तो बात दोनों एकदम करेक्ट सही है। ये प्रियम्बल की बात हो रही है। प्रियम्बल में 3 चीज चेंज किया गया। ठीक, सोशलिस्ट और सेकुलर डाला गया और इंटीग्रिटी डाला गया। ठीक, अब इसको याद कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक, वो ट्रिक आपको याद रहे तो आप आराम से कर सकते हैं। प्रियम्बल में ये हमेशा पूछता है, इसका क्रम पूछ देता है, आर्डर पूछ देता है कि कौन से आर्डर में है। तो बस आप एक याद कर लीजिए। ठीक ना, सब सोच से डरो। अगर आप याद, यानी सभी प्रकार के सोच से डरो। ठीक ना, सब जो जितने भी प्रकार की सोच आ रही है और हमारे देश को, कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान करे, उससे डरना चाहिए। ठीक, तो सब से क्या हो गया? सोवरनियत। क्या हो गया? सोवरनियत। सोच से क्या हो गया? सोशलिस्ट। सो यस ओ सी है ना, तो आप सोच कर सकते हैं। सोच से क्या हो गया? सेकुलर।
डी से क्या होगा डेमोक्रेटिक, आर से क्या होगा रिपब्लिक। तो सब सोच से डरो, याद कर लीजिए, यही क्रम हमेशा पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ कितने हैं तो 4 गो हैं, चारों याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो लॉ पास टू गिव इफेक्टिव टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन आर्टिकल 390 B and C shall be deemed to be avoid on the ground that it abrogate abridge the rights confirmed by आर्टिकल 14-19 आर्टिकल यानी अमेंडमेंट 25 अमेंडमेंट, यानी 25 अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें नेशनल जो हुआ था, बैंकों का नेशनलाइज हुआ था, ठीक, उस सबको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है ना। जब आप डिटेल में जब हम लोग करेंगे तब उसमें डिस्कशन करेंगे, जी का डिस्कशन करेंगे तो उसमें इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना जानिए कि जो 39B एंड 39C है, ठीक ना, मतलब कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि 39B और C दोनों क्या है, बड़ा हो गए। किससे बड़ा हो गए? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 सबसे बड़ा है। कौन बड़ा है? तो ये, ठीक, और कोर्ट भी मान गया कि सही है, ठीक ना। कैसे? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। ये सब कब हुआ था? पहले हो गया था, केशवन भारती से पहले हो गया था। केशवन भारती में ही बोला आर्टिकल अमेंडमेंट 24 को भी हम राइट मानते हैं, 25 को भी राइट मानते हैं, 26 को भी राइट मानते हैं, ठीक ना। यानी इसके बाद हुआ था, ठीक, अभी से याद आ गया, ठीक ना। तो ये कहानी है इसके पीछे, इसलिए कहानी याद आ जाती है, लेकिन कहानी बता नहीं रहा हूँ, वो सब डिटेल में डिस्कशन जब एनालिसिस होता है मेंस का तब जरूरत होती है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू किसे? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में शोर्ट सिंह कमेटी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्या? 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में, इमरजेंसी के टाइम हुआ था, इमरजेंसी, ठीक है ना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफिकेशन द combined of नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इंटू 2 सेपरेट बॉडी। तो दो शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को दोनों अलग अलग कर दिया गया, किसके द्वारा? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? शोर्ट सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, शोर्ट सिंह। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 98 amendment bill is related to constitution of national judiciary commission. Which constitutional amendment act seeks to size the council of ministers at the center and in state must not be excess 15% of total member of Lok Sabha and total member of Legislative Assembly of state respectively in 91st constitution amendment. नेक्स्ट, सिक्किम बिकम द न्यू स्टेट, यानी ये इंदिरा गांधी ही बनाई थी सिक्किम को, ठीक ना। 1975 में बनाई थी सिक्किम को। कौन? 36 अमेंडमेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मिजोरम हैज बिकम ग्रांटेड द स्टेट बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम को स्टेट का ग्रांटी मिल गया था। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट न्यू आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन? 2002 में। कौन? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रांट एसेट टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 18 अगस्त 2021। देखिए इसी तरह से पूछेगा। 105 किसके लिए है? कोई बताए? ये उसके लिए, स्टेट को वापस पावर दे दिया गया। क्या? स्टेट को पावर दे दिया गया भैया कि स्टेट तुम बताओ कि कौन सा SC ST यानी, हाँ, ये सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को डिसाइड करने के लिए जो है दिया गया पावर वापस स्टेट को, ठीक है ना। आपको ये याद रहना। ये रहा, देखिए ये बोला था ना 105 अमेंडमेंट में क्या पावर डिवाइड कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासनेस। तो हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहाँ का राष्ट्रपति से नहीं अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर गरबा कीजिएगा बैठ के, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। मैच करना है। 13वां अमेंडमेंट नागालैंड को स्टेट जोड़ा गया।
18वां अमेंडमेंट का क्लैरिफिकेशन ऑफ टर्म स्टेट को डिफाइन किया गया। 39th अमेंडमेंट का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज। ठीक। 52 से अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक। तो आप देखिए इसमें से अगर याद कर लेते हैं आपको, तो उसमें से 1 2 3 4 मिल ही जाते हैं, तो उसमें से आप मैच कर लेते हैं, कोड मिल जाता है। ठीक है ना। पीसीएस में आसान होता है, यूपीएससी में टफ हो जाता है। कट कर्टलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 38 अमेंडमेंट, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कर्टल किया गया था, लेकिन क्या हुआ, कहाँ सुप्रीम कोर्ट पलट देगा फिर बाद में। ठीक ना। Acknowledge the right to property as the fundamental right. 44th constitutional amendment. Lowering the age of voting right का जो 21 से 18 किया गया, 61st constitutional amendment. Addition the word secular in the preamble. 42nd constitutional amendment. तो यहाँ पर आप सभी सोच से डरो, सभी सोच या सब सोच से डरो, सब सोच से डरो। अब बार बार बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया। सबसे सोवरियन हो जाएगा, सोच से सोशलिस्ट, से सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, रेस र से रिपब्लिक। ठीक। सभी सोच से डरना। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन 94th अमेंडमेंट, यहाँ पर 94th अमेंडमेंट 2006 में किया गया था, तो उसमें क्या आर्टिकल अमेंड किया गया था, 164। कॉन्स्टिट्यूशन 95th अमेंडमेंट 9 में किया गया, 2009 में, तो क्या हो गया था, 334 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अमेंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 96 एक्ट 2011 में किया गया, तो इसमें क्या हुआ था, 8 शेड्यूल में अमेंड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट 103rd 2003 में 2019 में किया गया, तो 1/3 103 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 15 और 16 से भी रिलेटेड है। ठीक ना, 15 के और 16 दोनों है। ठीक ना। तो 1/3 का EWS आपको नहीं, तो एक बार देखिए 1/3 क्या 103 क्या है, 10% रिजर्वेशन, EWS भी कर सेक्शन। ठीक ना। मज़ा आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन स्टक डाउन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग द वायलेट द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। बात सही है। ठीक ना। बोला था कि हमारा भैया ऑटोनॉमी कैसे ले सकते हो। आर्टिकल कौन सा 50 बोला गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या सेपरेट है। बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बिकम द नेशनल कैपिटल, 69। अब याद कैसे रहेगा, 6, देखिए 6, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक ना। सभी लोग जानते हैं, याद करने के लिए आप कुछ भी करिए, याद होना चाहिए। तो 6 और 9 क्या है, इस कौन सा ये अंक है, हाँ क्या है अंक, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 6 और 9 LGBT का ये चिन्ह है। हाँ, कर सकते हैं, छोटे बच्चे होंगे, रो रहे होंगे। है ना। आप याद कर सकते हैं। देखिए अब सभी नहीं बात करना चाहिए एजुकेशन के टाइम पर, लेकिन हाँ याद करने के लिए आप कुछ और जोड़ लीजिए। ठीक। तो LGBT कम्युनिटी जो होती है। ठीक ना। अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन LGBT कम्युनिटी का जजमेंट कहाँ मिला था, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में है। ठीक ना। और LGBT जब शादी कर लेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बिना शादी तो परमिशन दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, उनका सेक्स पोज यही होगा ना, 6 और 9, ये इसके मुंह में, इसके मुंह में। ठीक है ना। बस वैसे याद कर लीजिए, दिल्ली। ठीक। अगले बार मिलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है ना। और एक टॉपिक मैं छोड़ दिया हूँ, कोई कमेंट करके बोल रहा था कि छूट गया है। ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशल स्टेटस, और उसके बारे में हम बात अगर करें तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सबको मालूम है। ठीक है ना। स्पेशल स्टेटस जो स्टेट को मिलता है, ठीक, उसके बारे में जो 371 में, ठीक, 371 और 70। ठीक ना। तो ये दोनों मैं छोड़ा हूँ, और ये उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एक ट्रिक है, उससे मैं करंट अफेयर में कई बार कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक ना। लेकिन उसको बताऊँगा, इसलिए कि उसको लास्ट में लेके जा रहा हूँ।
ठीक, या तो सेपरेट कहीं से लास्ट में ही लेके जाऊँगा, क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आप एक चीज़ बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आ रहा है पीसीएस का प्री का, तो इसलिए थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ। स्पेशल स्टेटस शेड्यूल 5 रुकिए थोड़ा-सा वो करते हैं। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और स्पेशल स्टेटस, ठीक ना? यही है ना स्पेशल स्टेटस। इसमें इस स्पेशल स्टेटस जो है ये समझिए कि 371, ठीक, ए से लेके 371 के तक है, के तक है कि जे तक है, जे तक, के तक है कि जे तक है, ठीक, जे तक, ठीक ना, जे तक, ठीक, यहाँ तक। अब यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, इसमें जो है स्पेशल स्टेटस में और शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेट की बात की गई है, ठीक। इसमें केवल 4 स्टेट ही हैं, वो 4 स्टेट वो हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर उनका टच करता है। बांग्लादेश से अगर देखें जाए, यहाँ पर मैप बनाना पड़ेगा, डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बांग्लादेश से जो जो भी टच करता है, तो आप एटलस में देख सकते हैं, असम है, मेघालय है, ठीक, मेघालय के बाद आपका त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, ठीक। तो ये 4 स्टेट हैं, यही में आपका स्पेशल शेड्यूल 6 है। और यहाँ पर 5 जो हैं, 5 शेड्यूल में है, यहाँ पर इन सबको छोड़ के, मतलब कि इसमें 10 स्टेट हैं। अगर परीक्षा में पूछ दिया पीसीएस में, चाहे वनडे में, तो इसमें 10 स्टेट हैं, इसमें 4 स्टेट हैं। और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 11 स्टेट हैं, 11। ज़रूरी नहीं है कि जिन शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 मिल गया तो वही, ज़रूरी नहीं है। स्पेशल स्टेटस किसी को भी मिल सकता है, वो शेड्यूल 5 में भी हो सकता है, वो शेड्यूल 6 में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ना तो शेड्यूल 5 में है, ना तो शेड्यूल 6 में है, लेकिन स्पेशल स्टेटस में है। नागालैंड, नागालैंड ना तो शेड्यूल 5 में है, ना तो शेड्यूल 6 में है, लेकिन स्पेशल स्टेटस में नागालैंड है। अभी झगड़ा चल रहा है लद्दाख के लिए, ठीक ना, किसके लिए, लद्दाख के लिए, ठीक। तो बहुत सारा करंट अफेयर में आया है बार बार, इसीलिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। करंट अफेयर आप पढ़ें, घटना चक्र, कहीं भी तो आपको लद्दाख का आएगा स्पेशल स्टेटस, ठीक। स्पेशल स्टेटस झगड़ा लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार दिन पर दिन, तो ये हमेशा करंट अफेयर में आता रहता है, तो ना, इसीलिए मैं सोच लिया कि इसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि 22 तारीख को एग्जाम है, तो 22 तारीख को एग्जाम से पहले इसको मैं चाह रहा हूँ खत्म हो जाए पॉलिटी, ठीक है ना, तो आपको आसानी होगी। अब आप करेंगे तो बहुत सारा सुविधा मिल जाएगा। और आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ स्पेशल स्टेटस का, याद, ठीक है ना, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक को आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो, मैं कई बार करंट अफेयर में इसको आया है जितने बार, तो उसमें ये ट्रिक बताया हूँ, ठीक है ना। ये बहुत आसान ट्रिक है। क्या है, महान, महान, ठीक, नाग के पास, पास क्या होती है, पास मणि होती है, मणि, ठीक। महान नाग, जो भी नाग होते हैं महान हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके पास क्या होती है, मणि होती है। तो महा से क्या हो गया, महाराष्ट्र, क्या हो गया, महाराष्ट्र। और गुजरात भी है, ठीक, गुजरात। ये आपका देखेंगे तो ए में मिल जाएंगे। नागालैंड, नागालैंड, ठीक, यानी ए में नहीं, ये आप ये मिलेंगे 371, 371, 371, 371 में मिलेंगे। अब ये 371 का एक नागा से कहा होगा नाग, ठीक, नाग, ठीक, ठीक। अब पास होता है, ठीक। तो औस, ओ से क्या हो गया, असम, बी का हो गया असम, बी क्या हो गया, असम। मनी, मनी, मनी का हो गया सी, मतलब 371 का ये में ही है, 71 का बी में असम है, और फिर मनी से सी में है। यहाँ से अभी याद करते थे सीएम, जब भी सीएम आ जाएगा तो समझिए सी और मौत, सीएम। ये आप यहाँ से इतना तो हो गया ना, सी तक आपका कहानी खत्म, टेंशन खत्म, ठीक। तो महान नाग के पास मनी होती है, ठीक। कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताता हूँ, अब बाकी जो है, महान नाग के पास मणि होती है। अब दो दोस्त हैं, अपने में बात कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पर एक दोस्त बोल रहा है
अंधा, क्या? अंधा सिखाए, अंधा का सिखाए, अंधा सिखाए, ठीक। अंधा सिखाए मुझे, मुझे अरुण गो, अरुण गोवा जाया करो, ठीक ना। अरुण गोवा जाया करो। एक दोस्त है अपने में टुन मानी गांजा मार के टुन है। अब मणि पा गए, मणि पाने के बाद क्या हो गए, एकदम मस्त हो गए। इतना पूछिए मत, अब कोई नाक का मणि पा गया तो क्या होगा, एकदम पगला जाएगा। तो वहीं बोल रहा है, एकदम पगला गया है और बोल रहा है, वही एक दोस्त बोला कि अंधा हो गए हो का, यानी मतलब अंधा हो गए, हमको सिखा रहे हो, यानी मुझे सिखा रहे हो कि अरुण, अरुण कौन है, वो लड़का जिसको उसका दोस्त अरुण गोवा जाया करो, यानी गोवा करने के लिए पैसा है, जाओ अय्याशी करो, मस्त करो, एंजॉय करो, ठीक ना। तो अंधा, अंधा से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक, क्या हो गया, डी सिखाए, ठीक। अब यहीं पर डी है, इसी में त्रिपुरा भी है, ठीक ना। सिखाए, फिर मुझे जाया करो, जे कर्नाटक, कर से कर्नाटक, ज से जाया, जाया करो, तो जे, ठीक ना। देखिए आप देख सकते हैं, मैं वही बताया, जाया करो, और रूट क्या बोला ना, सब नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किया तो पीछे का जाके नोट कर लीजिए, ठीक। तो कर्नाटक का बोला था ना, जाया करो, कहाँ, गोवा, गोवा का आई हो गया। और अरुण, अरुण बोला था अरुणाचल प्रदेश, यच, ठीक। मुझे बोले, मुझे मिजोरम, ठीक, मुझे मिजोरम, जी। सिक्किम, सिक्किम यफ, ठीक। और आंध्र प्रदेश ई है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों डी है, ठीक। और यहाँ पर तो आपका हो गया था, देखिए महाराष्ट्र और गुजरात 71 में है, ठीक। और नागालैंड आपका ए में है, असम बी में है, मणिपुर सी में है, ठीक। अगर आप एक बार और बता दें आपको, तो मैं क्या ट्रिक बोला, यही बोला ना ट्रिक, क्या महान, यहाँ पर लिखते हैं, महान नाग के पास, पास मड़ी होती है, मड़ी होती है, ठीक ना। अब महान, महान में महाराष्ट्र आ गया, तभी जाने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ डिवाइड हुए थे, तो वहाँ पर 371 में डाल दिया गया, ठीक। अब नाग है तो नाग, नागालैंड हो गया 371 ए में। फिर उसके बाद असम हो गया, असम देखिए यहाँ पर बी में। फिर मणि यानी सी में, तो सीएम से भी याद कर सकते हैं, सीएम, ठीक। आज मणिपुर जल भी रहा है, तो वहाँ का सीएम सही नहीं है, सीएम, ठीक। अब हम बोले क्या, अंधा सिखाए, क्या, अंधा सिखाए मुझे, ये नहीं बोला था मुझे, अंधा सिखाए मुझे अरुण, अरुण गोवा जाया करो, ठीक, जाया करो, यही बोला था। अंधा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब कि यहाँ से शुरू हो जाएगा डी से, और ई दोनों है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। सिखाए, सिखाए यफ, सिखाए यफ यानी सिक्किम, सिक्किम सिखाए से सिक्किम यफ, ठीक। मुझे से मिजोरम हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, जी। अरुण अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से क्या, यच, ठीक। और यहाँ पर गोवा का, गोवा का हो गया आई, आईजी याद कर लेंगे तो और बढ़िया, आईजी, ठीक। गोवा में आईजी बहुत रेट डालते रहते हैं, क्योंकि गोवा में गांजा होता है। फिर जाया कर, जे से आपका ये हो गया कर, कर्नाटक, जाया कर, जाया कर याद रहे, अरुण गोवा जाया कर, ठीक। आपको कर लेंगे, तो ये बहुत आसान ट्रिक भी है, और इसको एक बार दो बार देख लेंगे आपको। स्पेशल स्टेटस जितने भी हैं, इसमें 11 स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 11 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट हो गए, कितने, 12 स्टेट। कहीं रिपीट हो गया क्या कोई, कर्नाटक है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, अरे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश भी है, ठीक। हम तो सही गिने हैं ना, 12 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 9 10 11 12 12, लेकिन हर जगह 11 11 दिया है, ठीक। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, नेट पर गूगल मार लीजिएगा, ठीक। अगली बार मिलेंगे तो हम इस ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, और इस समय हम देखे हैं तो लैंग्वेज में कुछ वृद्धि भी हुई है, करंट अफेयर में था जिसमें 5 लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ा गया। यहाँ पर हम ऑफिशियल बात करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज की बात भी होगी, ठीक ना।
और ऑफ़िशियल लैंग्वेज की बात होगी और क्लासिकल लैंग्वेज, दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ऑफ़िशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका देश में, स्टेट में या किसी उसके गवर्नमेंट जो है अपने ऑफ़िस में कौन-सा लैंग्वेज यूज़ करती है, उसके यूज़ पर ऑफ़िशियल लैंग्वेज का डिसाइड किया जाता है। तो चलिए अगली बार मिलेंगे तो अगले टॉपिक के साथ जो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत सारे दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है क्या कि व्यूअर बढ़ेंगे तो हमको भी बनाने में अच्छा लगेगा। अभी छोटा-सा चैनल है, ठीक ना? चलिए बढ़ाते रहिए फैमिली को। जय हिंद, जय भारत।